नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के सामने की घंटी को जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारे सारे वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज से एक नई परंपरा हमारे देश में शुरू की जा रही है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। और इस आयोजन के बहाने कांग्रेस को, नेहरू को, अंबेडकर को, सभी नेताओं को जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे उनको घेरने की कोशिश की जाएगी। विभाजन विभीषिका दिवस के दिन आज भारतीय जनता पार्टी जगह जगह बैठकें आयोजित कर रही है और यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधित करते हुए विभाजन विभीषिका दिवस की चर्चा किया और 1947 में पाकिस्तान भारत के बंटवारे को लेकर के उन्होंने भी जो कुछ कहा है उसे शुद्ध सियासत, शुद्ध राजनीति मानी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की। जब विभाजन की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे के विभाजन को नहीं रोक सकती है और रोकने के लिए जो उपाय अपनाती है वह उपाय भी पर्याप्त नहीं होते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विभाजन उत्पन्न हो गया है, क्या वह विभाजन हटेगा और फिर से सर्वसम्मति के तहत आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार चलाएंगे? इसके लिए प्रयास हो रहा है, लेकिन विभाजन की रेखा इतनी लंबी हो गई है, इतनी मोटी हो गई है कि वह रेखा हटाई नहीं जा रही है। मिटाने के बावजूद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है उसे दूर करने के लिए राजनाथ के घर पर, जी हाँ, राजनाथ रक्षा मंत्री के घर पर एक बैठक की जाती है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की। और उस बैठक में अमित शाह होते हैं, जेपी नड्डा होते हैं, संघ से दत्तात्रेय होसबोले होते हैं, अरुण कुमार होते हैं। तमाम ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी और संघ के बैठ करके भारतीय जनता पार्टी और संघ के दूरियों को, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो खाई उत्पन्न हो गई है उसे पाटने की कोशिश करते हैं, लेकिन खाई पाट नहीं पाते हैं। तो बैठक को आगे बढ़ा दिया जाता है और अब 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक केरल में बैठक की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच उत्पन्न मतभेद को दूर करने की कोशिश की जाएगी। राजनाथ के घर पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने के लिए संघ ने अपना नाम दिया है, अपने प्रत्याशी को उतारने की बात कहा है और उनके प्रत्याशी हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री को। तो संघ ने अपनी बिसात बिछा दी है और भारतीय जनता अपनी बिसात बिछा दी है और अपने अपने अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बनाने की कवायद हो रही है। और इस कवायद में जो रस्साकसी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच हो रही है उसमें किसका पलड़ा भारी होगा यह तो केरल की बैठक में ही पता चल सकेगा। लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि संघ के बीच जो विभाजन रेखा है, या यूं कहें कि विभाजन विभीषिका रेखा है,
उसे संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग सलटा पाएंगे या नहीं सलटा पाएंगे। दरअसल संघ भारतीय जनता पार्टी से खफा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी और शाह के अहंकार, घमंड और इनके तामसी स्वरूप, अहंकारी स्वरूप को संघ कदाचित बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव के समय ही एक बैठक में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को अहंकारी, तानाशाह और विपक्ष को खत्म करने वाला शख्स बताया और इस पर रोक लगाने की हिदायत दी थी, और जेपी नड्डा ने जिस तरह से कहा कि संघ से हमारा कोई रिश्ता अब नहीं रह गया है, अब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, शक्तिशाली हो गई है, अब उसे किसी बैसाखियों की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो विभाजन रेखा थी वह रेखा लंबी हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अगर उस विभाजन रेखा को दूर करना चाहते हैं और वह दूर नहीं हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि केरल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच सहमति बन जाएगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत हिदायत ही नहीं दे रहे हैं बल्कि हंटर चला रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए, मोदी और शाह को किनारे करने के लिए कमर कस लिए हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम को रखा है। लेकिन सहमति राजनाथ के घर पर न बन पाने के कारण इसे टरका दिया गया है और यह कहा गया है कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और 4 राज्यों के चुनाव, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उसी अस्थायी अध्यक्ष को अस्थायी बना दिया जाएगा। और अगर इन चुनावी राज्यों में हार होती है तो किसी अन्य चेहरे पर जो कि संघ का हो सकता है उसके नाम की मुहर लगेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संघ के सामने सरेंडर कर रहा है और शाह घुटने टेक रहे हैं, उस राजनाथ के यहाँ बैठक में मोदी जी नहीं गए थे, शाह गए थे और शाह ने संघ को मनाने के लिए 5 घंटे तक कवायद की है, लेकिन संघ टस से मस नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के शर्तों की जाल में उलझने से मना कर दिया। दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार ने शाह की हर बातों का खंडन किया और उन्हें निरुत्तर कर दिया अपने तर्क से। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो कोहराम मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, वह चाहे योगी को लेकर के हो और वह चाहे शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अहंकारी स्वरूप और उनके तानाशाही रवैये से संघ की नाराजगी हो। वैसे तो नाराजगी की बहुत सारी बातें हैं जो सामने, पर्दे के सामने नहीं आ रही हैं, पर्दे के पीछे जरूर तीर तर्कस से आजमाइश की जा रही है दोनों संगठनों के द्वारा। लेकिन कभी कभी कुछ बातें पर्दे के सामने भी आ जाती हैं। संघ चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से 2027 तक नहीं हटाया जाए और अगर हटाया जाए तो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रिप्लेस करने की शर्त पर संघ तैयार है योगी को हटाने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह को यह कतई गवारा नहीं लगता या कतई पसंद नहीं है कि मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके बाद उनके उत्तराधिकारी, उनके दाहिने हाथ, उनके चाणक्य अमित शाह
को गद्दी नशी किया जाए और अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री बन करके इस देश को चलाएं और इस देश को 2047 तक विकसित भारत का दर्जा दें। लेकिन बात सिर्फ प्रधानमंत्री पद पर रिप्लेस करने तक नहीं है। संघ की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। संघ चाहता है कि 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1925 में संघ का गठन किया गया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन वह अपने उद्देश्य को आज तक प्राप्त नहीं कर सका है और अगले साल तक भी प्राप्त करने के लिए उसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। इस वजह से भी संघ नाराज है कि 2014 से लेकर के 24 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास नहीं किया, बल्कि नकारात्मक प्रयास किया। और जो संघ का एजेंडा था कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, संघ की नज़रों में यह छोटी बात होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए जिन्हें कि कार्यान्वित करना था, उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी और हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान बदलने के लिए वह तौबा कर गए। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरएसएस के इरादे को लीक कर दिया और संविधान को हटाने की बात कही कि 400 पार 370 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, तो जिस तरह से संघ के इरादे को लीक किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, झारखंड में, कई राज्यों में उसका असर पड़ा और संविधान बचाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर थे, वह छिटक गए और इंडिया गठबंधन को वोट दिया। अकेले उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी हार हुई है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। अगर उत्तर प्रदेश में पर्याप्त सीटें मिल जाती, अगर उत्तर प्रदेश में 55 या 60 सीटें भी मिल जाती, तब उन्हें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ती और 2014 और 2019 की ठसक के साथ इस बार भी राज करते और हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान को हटाने की कवायद भी करते, क्योंकि उन्हें संघ को खुश करना था। और संघ नाराज बैठा है, वह खुश नहीं हो रहा है। बैठक दर बैठक हो रही है संघ को मनाने के लिए, लेकिन संघ अड़ा हुआ है अपने इरादों को लेकर के, अपने एजेंडे को लेकर के, और उसकी बातें अगर नहीं मानी जाएगी तो नरेंद्र मोदी और शाह को भी किनारे कर देने का उसका इरादा है। मोदी और शाह को गुजरात वापस लौटा देने का उसका इरादा है। इसीलिए संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद जो अभी खाली पड़ा है, उस पर संघ की विचारधारा और संघ के निकले किसी विचारक या कहें प्रचारक या पदाधिकारी जो पहले रहा है, उसे ही क्यों ना अध्यक्ष बनाया जाए। और अगर संघ का व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो भारतीय जनता पार्टी पर संघ का कब्जा हो जाएगा और नरेंद्र मोदी और शाह की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। ढीली ही नहीं पड़ जाएगी, बल्कि इन्हें साइडलाइन करने का जो इरादा संघ का है वह भी हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संघ के सामने गिड़गिड़ा रही है, उसे 5-5 घंटे तक बैठक दर बैठक मना रही है, लेकिन संघ मानना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने को विश्व गुरु कहा और कहा कि विश्व में डंका बज रहा है भारत का, उससे भी संघ नाराज है। और जो कुछ मणिपुर में हुआ और जो कुछ आए दिन होता है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को महंगाई से लेकर के बेरोजगारी और तमाम जन समस्याओं पर इंडिया गठबंधन ने घेरा है, इसकी वजह से
भारतीय जनता पार्टी तो बैकफुट पर नहीं आई, लेकिन संघ जरूर बैकफुट पर आ गया और उसे डर है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने 2024 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ा है, अगर उसका कद यूं ही बढ़ता रहेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ जाएगी और इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा। और मध्यावधि चुनाव के बाद या 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हो सकती है। उसी हार से बचाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उलटफेर करना चाहते हैं और पार्टी को अपडेट करके संघ का दबदबा कायम करना चाहते हैं। लेकिन मोदी और शाह भी अड़े हुए हैं कि वह अपना कब्जा भारतीय जनता पार्टी से यूं ही नहीं खत्म करेंगे और संघ की शर्तों के लिए वह बाध्य नहीं हैं। मोदी ने हाथ खड़ा कर दिया है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, हम संविधान बदल करके मनुस्मृति नहीं लागू कर सकते हैं और हम संघ के इरादों के तहत भारत में एक बहुत बड़ा उलटफेर नहीं कर सकते हैं। भारत की साझा संस्कृति को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, भारत के सर्वधर्म समभाव को हम नहीं उखाड़ सकते हैं और भारत में जो ओबीसी SC ST की माली हालत खराब है, इसके लिए हम आरक्षण और समानता के अधिकार की लकीर को बड़ा करना चाहते हैं। और यहाँ तक नरेंद्र मोदी मानकर चल रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा एजेंडा है उसे ही क्यों ना हड़प लिया जाए और ओबीसी जनगणना और ओबीसी हक अधिकार को उन्हें दिला करके उनकी जनगणना करा करके इंडिया गठबंधन के एजेंडे को खत्म कर दिया जाए। और संघ के दबाव से ही नरेंद्र मोदी ओबीसी जनगणना नहीं करा रहे थे और संघ के दबाव से ही ओबीसी का हक अधिकार नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जब संघ से घमासान हो ही रहा है तो संघ की विचारधारा से भी दो हाथ करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। और अगर वह संघ को पराजित कर देंगे तब तो निष्कंटक राज कर सकते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार और भारत की तमाम परिस्थितियों के अनुसार विपक्ष के एजेंडे को खत्म करने के लिए ओबीसी फार्मूले पर आ जाएंगे और ओबीसी का दिल जीतने के लिए जनगणना भी कराएंगे और हक अधिकार भी दे सकते हैं। ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से छन छन करके आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है, इससे संघ और बीजेपी को नज़दीक लाने की जो कवायद हो रही है, हमें लगता है कि वह कवायद काम नहीं आएगी और आरएसएस को अपना अलग रास्ता चुनना पड़ेगा और बीजेपी ने तो अपना अलग रास्ता चुन ही लिया है। भारतीय जनता पार्टी और संघ की नाराजगी अगर हो गई है, भगवा गठबंधन में, भगवा पार्टी में, भगवा संगठन में अगर दरार पड़ गई है तो इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और इंडिया गठबंधन में जो खास नेता हैं जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों के आधार पर घेरा जाए और उसकी कमजोर नब्ज को पकड़ करके उन्हें धराशायी किया जाए। और नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की क्या प्लानिंग चल रही है और वह किस तरह से मध्यावधि चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां बना रहा है या 2029 का लोकसभा चुनाव बनाने के लिए मजबूत अपने संगठन को, अपने अलायंस को बना रहा है। इससे नरेंद्र मोदी अवगत हैं और वह चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के इरादे को हम तभी इंडिया गठबंधन के इरादे को हम तभी ध्वस्त कर सकते हैं
जब संघ से बगावत करके खुले आसमान के नीचे जन समस्याओं को उठाएंगे और इंडिया गठबंधन की जो विचारधारा है ओबीसी एससी एसटी के प्रति अगर उसे हड़प लेंगे तो इंडिया गठबंधन की हार होगी। संघ से हमें अगर कोई समर्थन नहीं मिलेगा तब भी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। यही वजह है कि कई बैठकें हो चुकी हैं संघ प्रमुख और संघ के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच। अभी जो बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हुई है इसमें भी कोई फैसला नहीं हो पाया है और संघ ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष हमारी मर्जी से बनेगा। इस पर शाह कुंठित हो गए, रुष्ट हो गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब केरल की बैठक में यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी पर वर्चस्व संघ का होगा या फिर मोदी और शाह का होगा। अगर संघ का वर्चस्व होता है तो राजनीतिक संगठन उसका जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या वह भारतीय जनता पार्टी को त्याग देगी और क्या मोदी और शाह को साइड में कर देगी और संघ के लोगों को की भर्ती बीजेपी में करके बीजेपी को नया कलेवर देने का काम करेगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो पसोपेश में मोदी शाह और मोहन भागवत हैं उससे यही लगता है कि इनके झगड़े का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को घेरना चाहते हैं उसके बीच में संघ आड़े नहीं आ पाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा लाल किला पर तीसरी बार और इस तीसरी बार के भाषण में आप देखिएगा प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज, उनके विचार और उनके झुके हुए सिर को, जो कि आजकल देखा जा रहा है संसद से सड़क तक किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश, परेशान, कुंठित और निराश लग रहे हैं। वह निराशा कल आपको लाल किला पर भी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि पहले ही 2023 के 15 अगस्त को लाल किला से कह चुके हैं कि हम 2024 में फिर से जीत करके आ रहे हैं, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी किसी न किसी रूप में साबित कर दी है, सही कर दिया है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 वाले नरेंद्र मोदी लाल किला पर भाषण देंगे और उनके भाषण में वही दमखम होगा, वही 56 इंच के सीने की दहाड़ होगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। हमें जो लगता है वो ये लगता है कि कल का भाषण कुंठित होगा और इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए होगा, नेहरू को घेरने के लिए होगा, विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के लिए और आपातकाल की जो आपातकाल के लिए जो आपातकाल हत्या दिवस, भारत हत्या दिवस के नाम से 25 जून को मनाने की घोषणा किया गया है। इन्हीं के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी का भाषण सिमटा रहेगा। विकास या भारत को आगे बढ़ाने या हमारी साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने, सर्वधर्म समभाव को कायम रखने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से बातें नहीं निकलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।